नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे पूरे देश में जिस तरह से रसोई गैस का संकट, तेल का संकट और अब महंगाई का संकट छाया है उसकी। हम बात करेंगे कि क्या वाकई में हालात उतने खराब हैं जितने दिखाए जा रहे हैं या जितने बनाए जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढकर कालाबाजारी कर मोटी कमाई के चक्कर में पड़ गए हैं। आपको एक चीज समझाते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कमर्शियल गैस सिलेंडर के, उससे अगर रेस्टोरेंट बंद हो या रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो समझ आता है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़े, लेकिन सब्जियां महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं। ये क्यों महंगी हो रही हैं? सब्जियां विदेश से तो हमारे पास आती नहीं है, दालें तो ज्यादातर देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर है। तो फिर ये आखिरकार ये संकट जो पैदा हो रहा है महंगाई का, क्या ये कालाबाजारी का एक बड़ा नेक्सस जो है वो शुरू हो गया है, ब्लैक मार्केटिंग का, और वो इस आपदा में अवसर को खोज रहे हैं? या वाकई में हालात इतने खराब हैं कि भले ही सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर को देना रोका होगा सरकार ने, और उसका असर यह हो रहा है, उसका पूरा एक इंपैक्ट यह हुआ है कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। ये चल क्या रहा है, इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के भले ही प्रशासन और सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत शुरू हो चुकी है। यह कहा गया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो पा रही है या उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की ना तो ढंग से बुकिंग हो पा रही है और ना ही उसकी डिलीवरी हो पा रही है। लोग कई बार पैनिक में ज्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति रतलाम में देखने को मिली, जहां पर दावा तो यह था कि स्थिति खराब नहीं है, पर असल में हालात क्या थे जरा सुनिए वहां पर खड़े गैस के ग्राहकों से। ये शनिवार से 6 तारीख से बुकिंग कर रखी है। आप बता क्या जवाब मिल रहा है? सर ऑनलाइन सेवा भी स्थगित कर रखी है। अभी धूप का माहौल जैसा, धूप गर्मी भी तेज है, लेडीज परेशान है, उम्र वाली लेडीज आप आ रही है और यहाँ से जवाब सही दिया नहीं जा रहा है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये माथे पे पसीना गैस की लाइनों के लिए लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम नंबर लगते। कुछ लोगों को ऑनलाइन की शिकायत है, कुछ लोगों को सर्वर डाउन की शिकायत है। मैं भी लाइन में हूँ, क्या ऑनलाइन नंबर ही नहीं लग रहे और घंटी खत्म हो गई, अब कैसे क्या लाइन में खड़े हैं। रोजे भी चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, रोजे भी चल रहे हैं। दुकानों में अचानक जो महंगाई राशन के लिए बढ़ी है उसकी वजह क्या है, और वहां पर दुकानदार या ग्राहक उनका क्या कहना है, सुनिए। जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है उसमें भी कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, जैसे पिस्ता, अंजीर, खजूर, और बोले तो आप आज अभी तो पता चला है कि दाने बढ़ चुके हैं, प्लास्टिक के दाने, जिसके कारण पैकिंग के आइटम भी बढ़ चुके हैं। वो पैकिंग में 250 रुपये की किलो की पैकिंग में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दालों के रेट बढ़ गए हैं। हरी मूंग की हम बात करें तो 100 रुपये कुंटल, चना दाल भी 150 रुपये कुंटल। इस तरीके की तेजी दालों में। ये विदेश से आता था खाड़ी देश? नहीं, ये विदेश से नहीं आता था। ये क्या है, जब ये युद्ध हो रहा है तो उसकी जो थोड़ी बहुत तनाव होता है तो ये सब महंगाई पे दिखता है। आज जैसे गैस सिलेंडर आज 60 रुपये बढ़ गए, तो आज हमारे पूरे देश में त्राही मची। हम किस तरीके से अपने घर की यापन के लिए कैसे एक और एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर ले पाएं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे हो रही है। उमंग सिंगार आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझकर के की जा रही गड़बड़ी है और इसको लेकर के अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है सरकार। सरकार कह रही है कि स्थिति उतनी खराब नहीं है, विपक्ष बेवजह का बयान देकर के माहौल बना रहा है। चेतन कश्यप उमंग सिंगार के बयान आपको एक एक कर सुनाते हैं। तो ये तो पता ही था केंद्र सरकार को कि युद्ध वाली स्थिति हो रही है, तो क्या सरकार ने उसके लिए पहले से क्या उपाय करे? क्या सरकार ने स्टॉक है? क्या वो कब तक चलेगा? क्या महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने खजाने को भरने के बजाय कम करेगी, टैक्स कम करेगी? मैं समझता हूं कि अगर डीजल पेट्रोल की पे प्रभाव पड़ेगा उसकी सप्लाई पे, तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो। कोई भी समस्या पूरे देश में नहीं है। भारत के पास में पूरा उत्पाद की सारी उपलब्धता है और यह कार्य मध्य प्रदेश के अंदर भी कहीं पर भी
कोई भी जगह पर सारे पेट्रोलियम सिस्टम में हमारे स्टॉक बराबर से हैं मध्य प्रदेश में, और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कहीं कोई कमी अभी ऐसी महसूस हो रही है। आज का है हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। गैस की किल्लत से बड़ी परेशानी, युद्ध से हालत और खराब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले दिन कैसे। सिलेंडर के लिए लगने लगी लाइन, दाल ड्राई फ्रूट सब्जी पर छाई महंगाई डायन। कांग्रेस बोली मुनाफाखोरों की हो रही चांदी, बीजेपी बोली विपक्ष कर रहा है फिजूल बयानबाजी। सिलेंडर तेल राशन के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी, सच में हालात खराब या हो रही कालाबाजारी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ये अपने खास मेहमानों का, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा रुक कर लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सचिन सक्सेना जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल जी जुड़ गए इंदौर से, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ माफ कीजिएगा प्रवक्ता कैट से विवेक साहू जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के सचिन जी आपसे स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, सरकार कह रही कोई कमी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम भले ही अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन उससे होने वाले ट्रांसपोर्ट जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। सीधे तौर पर आप बाजार में जाकर के पता कर सकते हैं पिछले 3-4 दिनों में दाम कहां पहुंच गए। सिलेंडर, आप लोगों ने कहा कि हमने केवल कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, ये गैप क्यों आ रहा है सर? अभिलाष जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे को पहले शिल्पी जी को, प्रवीण जी को और विवेक जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त हम सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो वैश्विक परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है जिसको लेके इस प्रकार की आपाधापी हो, या जिसको लेके इस प्रकार की किल्लत की बातचीत हो, या कहीं ना कहीं पैनिक होने की आवश्यकता हो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः सभी दर्शकों से और जो इसको देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि भारत में मध्य प्रदेश की भी मैं पर्टिकुलर बात करता हूं, तो ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है कि जिसको लेकर उनको परेशान होने की जरूरत है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस प्रकार के हालात अभी पूरे विश्व में चल रहे हैं, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं डर के अगर हम पैनिक बुकिंग करेंगे, एक अग्रिम भंडारण की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिगड़ती हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आपको जो सरकार ने आज पीसीबी ली है उसमें भी स्पष्ट किया है कि जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। प्राथमिकता तय की जा रही है कि किसको कहां कितनी आवश्यकता उस हिसाब से दी जाए, लेकिन डोमेस्टिक कनेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी को ले लीजिए, पीएनजी को ले लीजिए, डोमेस्टिक कनेक्शन ले लीजिए, इनकी 100% आपूर्ति हो रही है। और आज ही तय किया गया है कि आप अगर आज बुकिंग करते हैं तो 2.5 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी टंकी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कहीं पे भी अभिलाष जी स्थिति नहीं है जिसको लेके कहीं ना कहीं परेशानी हो या कुछ है। तो ये सब अभी वर्तमान में हम सबकी एक संयुक्त जवाबदेही है कि हम जनता को भी समझा, हम सब भी आपस में समझे इस बात को कि जो वर्तमान हालत जो है उस हालत से निपटने के लिए आप और हम सब धैर्य रखें। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने आश्वस्त किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः ऐसी अपील करता हूं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सचिन जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही नहीं तो राशन के दाम कैसे बढ़ रहे हैं? हरी सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ना बाढ़ आई, ना सूखा पड़ा, ना पेट्रोल का दाम बढ़ा, गैस से हरी सब्जी का क्या लेना देना? यह सब कुछ दिख रहा है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीधे मुनाफाखोरों को आपदा में अवसर मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस बात को तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि आज कम से कम मैं समझ रहा हूं 20-25 दिन हो चुके युद्ध चलते चलते, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में अभी तक 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। बाकी अन्य देशों को हम देख ले तो आसपास के देशों की क्या स्थिति है आपसे भी छिपी नहीं है और न किसी और से छिपी हुई। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आप देखिए, अभी वर्तमान में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर रखा है। तो ये लागू ही इसलिए किया गया है, जो लोग भंडारण करने की कोशिश करते हैं, जो लोग जमाखोरी करने की कोशिश करते हैं, जो लोग कालाबाजारी करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो सके। उनको कहीं ना कहीं जो एक आम व्यक्ति का जो अधिकार है, अगर उसको कहीं ना कहीं जमा करने की कोशिश करते हैं या उसको ब्लैक करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सके, ये इसलिए लागू किया गया है। कहीं पर भी अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है
कहीं पर भी ऐसी कोई चीज सामने आती है तो हमारी सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरीके से किसी भी आम व्यक्ति को नुकसान ना हो, इसकी हमारा संकल्पबद्धता और इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर शिंपी अग्रवाल आपके पास। डॉक्टर शिंपी अग्रवाल, देखिए वो कह रहे हैं कि शिकायत मिलती है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, स्थिति तो बन रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं, स्थिति बन रही है। आप सब्जी मार्केट चले जाइए, 2 दिन पुराना भाव पूछ लीजिए, आज का भाव पूछ लीजिए, उससे 4 दिन पुराना भाव पूछ लीजिए। तो अब मुझे लौकी या हरी धनिया पहले 20 रुपए में मिल रही थी, वो 28 में मिल रही है, इसके लिए क्या मुझे रिटर्न में शिकायत देनी होगी या क्या करना होगा? अभी से अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए, सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ये इस मौके को कालाबाजारी जो करने वाले लोग हैं वो भुना सकते हैं। जागरूक विपक्ष के नाते कांग्रेस की क्या मांग है? देखिए अभिलाष जी, कुछ दिन पूर्व हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि एनर्जी सोर्सेज के मामले में हमारा देश एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है और किसी तरह का कोई एनर्जी क्राइसिस हमारे देश के अंदर नहीं है। तो फिर हरदीप पुरी साहब ये बताएं कि जो गैस की 30% आपूर्ति है वो बाधित क्यों हुई है, वो ये बताएं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों लगाना पड़ा, गैस सिलेंडर्स के ऊपर चाहे डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल सिलेंडर्स हो उसके ऊपर दाम वृद्धि क्यों करनी पड़ी, और साथ ही जो कमर्शियल सप्लाई चेन है सिलेंडर्स की उसे पूरी तरीके से बाधित क्यों करना पड़ा, वो ठप क्यों हो चुकी है। आज पूरा देश शहर से लेकर गांव तक लाइनों में लगा हुआ है, सड़कों से जो तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश में किसी तरह का कोई संकट नहीं है, तो फिर ये तो चिंता का विषय है कि सरकार अनभिज्ञ है इस क्राइसिस से। हमारे देश के अंदर अभिलाष जी ये क्राइसिस पहली बार नहीं है जब लौकी या टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं या फिर गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए 90 के दशक में भी हमने खाड़ी युद्ध के समय इस संकट को झेला, 2003 में भी हमने खाड़ी जो इराक युद्ध हुआ उस समय भी इसे झेला, 2011 में हमने अरब स्प्रिंग्स के समय भी इस वैश्विक संकट को झेला। लेकिन तब में और आज में एक बहुत स्पष्ट अंतर ये था कि कभी भी औपचारिक रूप से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो हमारे देश के लिए बंद नहीं हुआ। ये पहली बार है जब हमारे देश के लिए ये बंद हो जाता है। और जब हमारा जो गैस प्रोडक्शन है वो 60% खाड़ी देशों से आता है, तो ऐसे में जो हमारे देश की विदेश नीति है वो पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दिखती है। और उसी का कारण है अभिलाष जी कि आज अगर भोपाल हो या निवार मालवा हो या मध्य प्रदेश का कोई भी कोना हो, वहां के जो छोटे छोटे चाय नाश्ते के स्टॉल्स वाले हैं या जो ढाबे संचालक हैं, उनका जो रोजगार है वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। और इसके लिए सरकार के पास क्या विकल्प है उन्हें ये बताना चाहिए। ठीक है, केटर्स एसोसिएशन से विवेक साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहली मार इस युद्ध की अगर देश में किसी पर पड़ी तो वो कमर्शियल सिलेंडर मतलब केटरिंग के व्यवसाय पर पड़ी, चाहे वो होटल्स हो, शादी हो, रेस्टोरेंट हो, दूसरे आयोजन हो। क्या स्थिति है सर? क्योंकि पहले कहा गया रेट बढ़ाए और फिर कहा गया कि अभी हम बुकिंग ही नहीं दे रहे हैं, डिलीवरी ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी की स्थिति क्या है और आने वाले कुछ दिनों में क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी शादी के सीजन ऑलरेडी चालू है और जिन्होंने बुकिंग ले ली है वो कहीं ना कहीं बुकिंग कैंसिल भी कर रहे हैं। अब ऐसे में जिसके घर में शादी है उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केटर्स तो सीधा सीधा बोल रहा है कि आप हमें कहीं से भी गैस की आपूर्ति करा दे, हम आपकी शादी में सभी केटर्स मतलब सभी काम हम कर लेंगे। परंतु ऐसी विपत्त स्थिति में वो गैस की व्यवस्था करे कैसे? केटर्स ने अपनी बुकिंग ले ली है और आने वाले समय में कमर्शियल गैस के प्रभावित होना कहीं ना कहीं उन लोगों के यहाँ जिनके शादियां हैं वो बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। सबके चेहरे पे शिकन है। पहले तो सोना और चांदी के रेट ने शिकन पैदा करी थी, अब गैस ने भी कहीं ना कहीं उन परिवार के लोगों पे शिकन पैदा कर दी जिनके यहाँ शादी होना है। और दूसरी बात, महंगाई का दौर चल रहा है, परंतु मैं ये इसमें एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ईरान और अमेरिका इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से ये सब चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं। महंगाई का जो असर है थोड़ा तनाव की वजह से उसमें बढ़ रहा है। जैसे हम दालों की बात करें, 2 से 3 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। इसी तरीके से चना दाल बात करें 1.5 किलो, और वहां से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं जैसे पिस्ता, वे 250 रुपए किलो तक बढ़ गया है। केसर करीब 20,000 किलो तक की उसमें तेजी है। इसी तरीके से हम बात करें अंजीर की तो वो भी 200 रुपए तेज बिक रहा है।
परंतु यहाँ से जो हमारा माल ईरान या अन्य जगहों पे जाता था खाड़ी के जहाज़ों से होते हुए, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट भी हमें मिल रही है, क्योंकि जैसे हमारी खड़ी इलायची होती है वे करीब 500 से 600 रुपए किलो तक के दाम उसमें गिर गए हैं। इसी तरह मखाना हमारा 200 रुपए कम हो गया है, और जो खोपड़ा गोला का एक बारीक करके हम लोग वहाँ पे बेचते थे उसमें भी करीब 200 रुपए की कमी हमको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हम मिर्ची की बात करें, धनिया की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इजाफा है। वो सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है सर, वो चावल पे, बासमती प्रीमियम राइस पे, जो कि 1121 के माध्यम से आते हैं, उसमें कम से कम हमें 500 से 1000 रुपए की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो सब पोर्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं प्रवीण जी आपके पास। प्रवीण जी देखिए, स्थिति हमारे द्वारा जनित तो नहीं है, विश्व जनित है, परिस्थिति जनक है, लेकिन इंपैक्ट कैसे कम किया जा सकता है? और ये जो उहापोह है, ये वाकई में स्थिति खराब है या ये मैनेजमेंट अगर अच्छा कर लिया जाए तो स्थिति सुधर सकती है? सर सीधा सवाल। देखिए अभिलाष जी, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग में बताया था कि आपदा में अवसर, तो जब जब देश में संकट आता है, चाहे वो नोटबंदी का हो या कोरोना काल हो, हम लोग देखते हैं और किसी से छुपा भी नहीं है कि लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं और किसी भी हद तक जाकर कालाबाजारी करते हैं। और इस मामले में पिछले 2 दिन में जैसे ही उत्पादन प्रभावित हुआ और गैस सिलेंडर पर रोक लगी कमर्शियल पर, पूरे देश में 12 से 24 घंटे में ब्लैक चालू हो गया है। मैं इंदौर की, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात करूं तो आज भी 5000 रुपये के आसपास लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं और वो बिक रहे हैं, मतलब दबे छुपे। और लेकिन उसकी एक लिमिट है, आने वाले 2 से 3 दिन में लोगों के पास जो स्टॉक है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एकदम एकाएक हुआ है। जैसा मैंने नोटबंदी और कोरोना काल का कहा कि एकदम से यदि कोई चीज़ आती है तो जनता समझ नहीं पाती क्या करना है। तो 2 तरह के वर्ग है, एक जिनके पास एक ही सिलेंडर है, वो बड़े लाइन में सिलेंडर लेके खड़े हुए हैं कि हम क्या करेंगे, ख़त्म हो गया है। क्योंकि आमतौर पर 2 से 3 दिन में सप्लाई हो जाती थी। मैंने भी अपना गैस बुक कर रखा है 7 दिन पहले, लेकिन अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं है कि कब आएगा। तो ऐसा सबके साथ हो रहा है। और बाकी फिर हमारी मानसिकता भी है संग्रहित करने की। यदि टमाटर के दाम बढ़ते हैं तो हर घर में लोग टमाटर इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो ये भी एक वजह है, लेकिन मूल वजह है कि कहीं ना कहीं प्रबंधन में कमी है और लोगों को भरोसा नहीं है कि ये संकट कितने दिन चलेगा और इसका नतीजा कहाँ कहाँ भुगतना पड़ेगा। और महंगाई की तो हम बात करना ही छोड़ दें, क्योंकि संकट आए ना आए, महंगाई के ऊपर सरकार का किसी भी स्तर पे कंट्रोल नहीं होता। जैसे अभी आपने कहा था कि यदि सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं तो हम कहाँ पे उसकी शिकायत करें, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं है। हर कोई जो इस युद्ध से प्रभावित नहीं है और इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, वो सब चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं जी। और आज ट्रंप ने कहा है कि हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन युद्ध खत्म कर देंगे, ईरान के राय की भरोसे में ना रहें, हमारी मर्जी से युद्ध खत्म होगा। तो 2-3 देशों के बीच में हम लोग पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं और हमारी जनता की हालत बुरी तरह ख़राब हो रही है और कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। पेट्रोलियम कंपनी ने और गैस कंपनी ने टोल नंबर दे रखे हैं, लेकिन न तो नंबर लगते हैं और एजेंसियों की तो हालत बहुत बुरी है। वहाँ तो लोग शटर लगा के सुरक्षा कर्मी लेके बैठे हुए हैं कि भाई जब आएगा, जब दे दिया जाएगा। तो ये पूरा एक दृश्य है जिसमें जनता बार बार, कारण अलग अलग रहते हैं लेकिन ठगा सा महसूस करती है और पूरे काम दाम छोड़ के घर परिवार के 1-2 लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है कि अब हम इसकी व्यवस्था करें, अब इसकी व्यवस्था करें। और चूंकि मानव मन है वो कहीं ना कहीं भटकता है तो वो संग्रहण करने की तरफ बढ़ता है। तो लोग फिर एक टंकी वाले सोचते हैं कि एक टंकी और रख लें, पेट्रोल वाले सोचते हैं कि फुल टैंक करा के रख लें। ठीक है। तो इसी के मद्देनजर, और जहाँ तक अभी एक हमारे पूर्व साथी ने बताया कि भाई कुछ चीज़ों के दाम कम भी हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यापारी उसका बेनिफिट जनता को देता होगा। दाम सिर्फ बढ़ ही रहे हैं, घट किसी चीज़ की नहीं रहे। यदि उनको फायदा भी हो रहा है तो आम उपभोक्ता तक वो नीचे उसकी जेब में उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो जनता की तो हर तरफ से लगी पड़ी है और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में ये और संकट भयावह होगा। आज इंदौर में जरूर प्रशासन ने मुहिम चलाकर 150-200 सिलेंडर ऐसे जब्त किए हैं जो चला रहे थे कमर्शियल और प्राइवेट, इस तरह से कुछ मुहिम चल रही, पर वो नाकाफ़ी है। हाँ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में जरूर चिंता के स्वर आ रहे हैं। बच्चे लोगों की यहाँ मेज़ बंद हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर में कैंटीन बंद हो गया है, दिल्ली में हाईकोर्ट में कैंटीन बंद हो गया है।
ठीक तो आने वाले 24 से 48 घंटे में हम लोग देखेंगे कि रेस्टोरेंट और ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई ठीक है प्रवीण जी, चारा नहीं है और कोई विकल्प भी सरकार की तरफ से सुझाया नहीं जा रहा है। इस बीच जरूर एक खबर हमें मिली है उच्च स्तर से। एक खबर मैं बताना चाहूंगा कि ऑयल कंपनी ने रिव्यू के लिए, तीनों चारों ऑयल कंपनियों ने एक रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई है जो इस बात पर विचार कर रही है कि पर्यटन और रेस्टोरेंट उद्योग को किस तरह से राहत दी जाए। ठीक है। सचिन जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। सचिन जी, देखिए यहाँ जो स्थिति, अब चूंकि एंटिसिपेट करना और पहले से तैयारी करना, जो बात शिल्पी जी कह रही थी पहले और जो बात प्रवीण जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई इंदौर में शुरू हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए सर। अगर घरेलू सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है, नॉर्मल से ज्यादा लग रही है, इट मींस की दिक्कत है, क्राइसिस है। अगर आप कह रहे हैं 2.5 दिन में मिल जाएगा सिलेंडर, लोगों को 6 से 8, 10 दिन में सिलेंडर नहीं पहुंच रहा उनके घर, इट मींस की दिक्कत है। तो हम जितना लेट रिएक्ट करेंगे उतना ज्यादा हम सफर करेंगे। इसको लेकर के कब प्रशासन मुहिम चलाने जा रहा है, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे कालाबाजारियों पर हो, सब्जियों और जो गलत तरीके से दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर एक सख्त संदेश कब दिया जाएगा सर? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? देखिए अभिलाष जी, मेरे पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने अभी बात की, प्रवीण जी ने, सिर्फ इंदौर नहीं, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे कई बड़े शहरों में इस प्रकार की कार्रवाई हुई है और सरकार सजग है। 3 मंत्री, एक माननीय उप मुख्यमंत्री और उनके साथ में 2 वरिष्ठ मंत्रियों की एक कमेटी तय की गई है। सारे जिले के कलेक्टरों से बातचीत करके सुबह बैठक करके फाइनल किया गया है कि कहीं पे भी अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए। और यही कारण है कि वो जिस प्रकार से इंदौर का भी उन्होंने उदाहरण दिया, ऐसे मेरे पास भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के भी उदाहरण है जहां पे कार्रवाई हुई है। लेकिन वास्तव में जिसका जो स्थिति है, जो वो मैंने आपके सामने स्पष्ट रखी कि 2.5 दिन में अगर आज बुकिंग कर रहे हैं तो 2.5 दिन में आपके यहाँ सिलेंडर आएगा। 25% हमने डोमेस्टिक जो कहीं ना कहीं उत्पादन है उसको हमने अपने लोकल स्तर पर बढ़ाने का प्रयास किया है। और रही बात भ्रम फैलाने की, तो भ्रम फैलाना बंद करना चाहिए, कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। मैं भाजपा कांग्रेस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जिस प्रकार शिल्पी जी ने बातचीत करी इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि कहीं पर भी कमर्शियल सिलेंडर को कोई कटौती नहीं, उसकी व्यवस्था में परिवर्तन जरूर हुआ। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उसकी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसकी प्राथमिकता तय की गई है कि किसको कहां पहले उपलब्धता उसकी सुनिश्चित कर दी, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि ऐसे क्राइसिस पहले भी आए लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं 1978 और 80 की जब बात करता तो 180% का उछाल था पेट्रोल डीजल के दाम में उस समय पे। जब मैं 1990 और 91 की बात करता हूं तो 140% का उछाल था पेट्रोल और डीजल के दाम पे। आप देखिए उस समय पे 2-3 दिन पेट्रोल डीजल नहीं मिला करते थे। और आपको ध्यान होगा 1991 में तो हमें कहीं ना कहीं सोना तक भंडारण के लिए गिरवे रखना पड़ा था विदेश के लिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इनकी विफलता बताती है। अभी तक मैंने आपसे पुनः कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे पास पर्याप्त भंडारण है। आवश्यकता है सिर्फ वो पैनिक सिचुएशन को रोकने की और उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष को भी गंभीरतापूर्ण अपना व्यवहार निभाना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और शिष्टाचार से बचना चाहिए। ठीक है, शिल्पी जी आपके पास आता हूं। शिल्पी जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि आप विपक्ष जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहा है और इस मामले में सियासत का मौका ढूंढ रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इन आरोपों पर? और दूसरा यह है कि आने वाले सिचुएशंस में क्या आपको लग रहा है कि बहुत स्थिति खराब होने वाली है? हालांकि कोशिश हर तरफ से हो रही है कि सामान्य कर लिए जाएं हालात। देखिए अभिलाष जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि कांग्रेस पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रही है तो फिर मीडिया जो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रही है, जहां पर और कहीं नहीं भोपाल में ये स्थितियां आ रही हैं कि जो रेस्टोरेंट संचालक हैं या जो ढाबे या नाश्ते के संचालक हैं, स्टॉल्स चला रहे हैं, वो ये स्वयं ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हमारे पास कमर्शियल गैस सप्लाई नहीं है, आज दिन का कोटा हमारे पास बचा है और अगर हमें कल से सप्लाई नहीं मिलती है तो फिर हमारी स्टॉल्स हमें बंद करनी पड़ जाएंगी। तो क्या ये लोग कांग्रेस के कहने पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो ज्यादा नहीं, हमारे पास 6 दिन का एलपीजी स्टॉक बचा होगा, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, ये कांग्रेस नहीं कह रही है। सत्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके पास इंटरनल क्राइसिस मैनेजमेंट को निपटने के लिए किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है या लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, तो ये मौका सरकारें दे क्यों रही है देश की जनता को? क्योंकि जो जनता है उसे सरकार की बातों पर, उनके वायदों पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। आपने देखा आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गैस नहीं थी और वहां पर ठंडा नाश्ता परोसा जा रहा था, तो क्या ये भी कांग्रेस करवा रही है? इस तरीके की जो तथ्यहीन बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहनी चाहिए और कम से कम अब तो देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी जिम्मेदार हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। विवेक जी, मुझे ये बताइए कि सिर्फ होटल रेस्टोरेंट, चलिए होटल में आदमी ना खाए चलेगा क्योंकि वो ऑप्शनल चीजें हैं, पर कई लोग होते हैं जो स्टूडेंट हैं जो बाहरी खाना खाते हैं,
कुछ मेस चलते हैं, कैंटीन चलते हैं, पीजी चलते हैं, जहां पर एक साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो वहां पर वैकल्पिक इंतजाम क्या है? क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, या आपको लगता है वहां स्थितियां खराब होने वाली हैं? रेस्टोरेंट में हम नहीं जाएंगे चलेगा, लेकिन अगर मेस में खाना नहीं बनेगा हॉस्टल के, तो बच्चे क्या करेंगे? क्या फिर पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से आपको बताया गया है कि आगे क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है हमारा? तो देखिए, प्रशासन की ओर से हम लोग को इस चीज़ के लिए बोला गया है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं या कॉलेज हैं, और जो स्टूडेंट्स लेवल यहाँ पे रुकता है हॉस्टल से, वहाँ पे वो कमर्शियल गैस की व्यवस्था कराने का पूरा भरपूर सहयोग देंगे। परंतु आपका कहना सही है कि आज होटल रेस्टोरेंट में अगर किसी प्रकार का कमर्शियल गैस नहीं पहुँचेगी तो आप सोचिए कि कितना बड़ा क्राइसिस एक रोजगार पे आने वाला है। क्योंकि एक होटल रेस्टोरेंट में कम से कम 20 से 25 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जब वो 20 से 25 एम्प्लॉयज़ जब होटल नहीं चलेगी तो उनका किस तरीके से हम भुगतान कर पाएंगे, उनको किस तरीके से वेतन दे पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी एक मजबूर हो जाएंगे, हमारे होटल संचालक, कि वे हमारे जितने भी लेबर्स हैं या जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मना करना पड़ेगा कि साहब जब तक हमारे पास कमर्शियल गैस नहीं आएगी, जब तक हमारा होटल संचालित नहीं हो पाएगा, और जब तक होटल संचालित नहीं हो पाएगा हम आपको वेतन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, प्रवीण जी आपके पास आता हूँ। प्रवीण जी, इंदौर भी एक हमारा देखते हैं कि हम एजुकेशन कैपिटल के तौर पर मध्य प्रदेश की जाना जाता है। वहां बहुत सारे बच्चे हैं, बाहर खाते हैं, उनके पास खुद बनाने की व्यवस्था नहीं है, या तो मेस में खाते हैं या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं। ऐसी स्थितियां हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन बहुत लेट कर रहा है? क्योंकि इनके लिए प्लान ऑफ एक्शन पहले बन जाना चाहिए, या तो स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाए, उनको भेज दिया जाए कि भाई आप कुछ टाइम के लिए घर चले जाइए, या वैकल्पिक इंतजाम उनके लिए कर दिए जाए कि ठीक है रेस्टोरेंट को नहीं देंगे पर मैसेज जो मैस हैं या जो बड़े ऐसे कैंटीन है जिन पर बहुत सारे लोगों का खाना निर्भर है उन्हें दिया जाएगा। ऐसा कोई अब तक हमें कहीं भी कोई व्यवस्था बनती दिखी नहीं है। और 1-2 दिन में जब हालात एकदम से बिगड़ेंगे, फिर स्थितियां ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा डिले चल रहा है, प्रशासन बहुत तेजी से काम करना चाहिए इस विषय में? आज कुछ होटल और रेस्टोरेंट या जो मेस चलाते हैं उन लोगों ने घरेलू टंकियों की जुगाड़ कर आज अपना कारोबार चलाया, लेकिन प्रशासन ने उस पर आपत्ति ली। करीबन आज शाम तक 103 से ज़्यादा दुकानों से लाल टंकी, जिसे हम घरेलू टंकी बोलते हैं, वो जब्त की गई है। तो कोशिश इन लोगों की थी कि कैसे भी करके चाय पोहे और छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहें, चलाते रहें, लेकिन अब उस पर भी रोक लग गई है। अब ऐसे में उनके सामने अपनी दुकान बंद करने के या मेस या अभी तो हॉस्पिटल और बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं एजुकेशन के, उनके सामने भी संकट है कि भाई क्या करेंगे। तो ये बड़ी ऊहापोह की स्थिति, जैसे मैंने कहा कि नोटबंदी और कोरोना काल के बाद ये तीसरी बड़ी संकट इस समय देश में आने वाला है। और सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात है, हेल्थ इंडस्ट्री की बात है कि आखिर लोग क्या करेंगे, क्योंकि सब चीज़ इससे जुड़ी हुई है। और जिस तरह से प्रशासन सख्ती करेगा तो आने वाले 2-3 दिन में इन सब जगह पर ताले लगेंगे और लोग फिर उसका असर हर जगह हर कहीं दिखेगा, चाहे वो सब्जी मार्केट हो या दूसरे हो, कपड़ा मार्केट, हर कहीं इसका असर दिखेगा और एक बड़ी तबाही मचेगी। क्योंकि जितना बड़ा संकट है उतने ही लोगों की भी गलतियां नजर आती है स्टॉक करने की। जैसे मैंने शुरू में कहा, यदि किसी भी चीज़ का स्टॉक महंगाई बढ़ती है या क्राइसिस आता है तो लोग स्टॉक करना चालू कर देते हैं, पर उसके पीछे असुरक्षा की भावना रहती है, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि युद्ध कब तक चलेगा। ठीक है प्रवीण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं अंतिम में आपसे लेना चाहूंगा और बहुत संक्षेप में उसका उत्तर चाहूंगा। अब से कुछ दिनों पहले रूस से हम तेल खरीदते थे, तब तक चीजें ठीक थी। फिर अमेरिका ने कहा कि हम आप पर बैन लगा रहे हैं, आप रोकिए, और वो हमने उस लगभग उनकी बात मान ली, क्योंकि हमने बहुत तेजी से रूस से आयात जो था तेल का उसको घटा दिया। और उसके बाद अब जब अमेरिका ने कथित तौर पर इजाजत दी, हमने कम किया है, हमने बंद नहीं किया था रूस से, पर अब अमेरिका ने कथित इजाजत दी कि 1 महीने आप खरीद लीजिए। अब रूस कह रहा है कि वो जो डिस्काउंटेड प्राइस थे उस पर मैं नहीं दूंगा, अब आपको नॉर्मल जो बाजार का भाव है उस पर आपको तेल देना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सचिन जी पहले आप कह लीजिए, फिर प्रवीण जी से इस पर मैं बात कर लूंगा। तो क्या मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप जल्दी से सचिन जी बोल लीजिएगा, प्रवीण जी से फाइनल कमेंट ले लूंगा। तो क्या हमारी विदेश नीति का जो ट्विस्ट हमने लिया था आज से 1 महीने पहले, वो हमें नहीं पता था कि 1 महीने बाद ये हालात बनने वाले हैं? अभी तक हम इसको होल्ड करके रखे थे, अमेरिका के दबाव को सह रहे थे, वहां पर वो जो हमने बैंड किया, वो जो झुके हम थोड़ा सा, और वो क्या हमारे साथ मौके पर कहते हैं ना कि गड़बड़ हो गई और 1 महीने बाद ये स्थिति बन गई कि उसी रशिया की हमको जरूरत पड़ गई। सचिन जी।
बिल्कुल नहीं अभिलाष जी, देखिए इस बात से हमें बचना चाहिए कि हम इस प्रकार की बातें अपने डिबेट में करें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, कभी भी रूस से भारत ने तेल लेना बंद नहीं किया, और न ही रूस ने कभी ऐसा कहा कि हम आपको तेल नहीं देंगे, हम आपको अपने सचिन जी, ये तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो बोला तेल लेना कम किया। अभी आपने कहा कि अब वो अपने शर्तों पे तेल दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से भारत शुरू से उससे रूस से तेल ले रहा था, वो तेल आज भी भारत उससे ले रहा है। सचिन जी, एक मिनट सचिन जी, लेट मी क्लियर। मैं विदेश नीति को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूं सर, लेट मी क्लियर। मैंने आपसे कहा कि बंद नहीं किया, मैंने 2 बार स्पष्टीकरण दिया अपने वक्तव्य के दौरान कि बंद नहीं किया, हमने कम किया। और उसके बाद उस 1 महीने के बाद ही अब यह स्थिति बन गई है कि जब अमेरिका कह रहा है कि खरीद लो, और रशिया ने हमारे डिस्काउंटेड प्राइस पर जो तेल दे रहा था हमसे 1 महीने पहले तक, वो अब उसने उसका इनकार किया है। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं सर, ये इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अगर मेरा तथ्य गलत है आप प्लीज बोलिए। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। भारत पहले भी रूस से तेल ले रहा था और उसी मात्रा में ले रहा था, और आज भी रूस से तेल ले रहा है बिना किसी शर्त के। और आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ईरान ने भारत और चीन के लिए, 2 देशों के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की है कि इनको इन सब चीजों से फ्री किया जाए ताकि व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चल सके। ये हमारी विदेश नीति है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हम बातचीत कर रहे हैं कि तो प्राथमिकता कमर्शियल सिलेंडर की तय हुई है, उसमें आप देखिए खाद की इंडस्ट्री होगी, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन जो मेडिकल वाला मैटर होगा, उसमें जो छात्रावास के बच्चों वाला विषय रहेगा, यहाँ पे निश्चित रूप से उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कर रही है। हो सकता है उसमें किसी प्रकार से परसेंटेज में उनको जो आवश्यकता है उसमें कहीं कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनको बंद करना, जिस प्रकार से कांग्रेस बोल रही कि 6 दिन का स्टॉक बचा, यही चीज मैं बोल रहा हूं कि विपक्ष को इस प्रकार के कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन खड़ी करने से बचना चाहिए। ये वही विपक्ष है जिन्होंने कोरोना काल में भी खड़ा करता। ठीक है ना, अच्छी बात की। सचिन जी, समय खत्म हो रहा है, आपने चूंकि मांगा था समय, मैंने दे दिया। प्रवीण जी, क्या हमें जो कांग्रेस कह रही है, जो विपक्ष कह रहा है, जो हालात दिख रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा सा पहले से तैयार रहना चाहिए, आशंकित रहना चाहिए, या सचिन जी कह रहे हैं चिंता मत करो, सब चंगा सी कोरोना काल जैसी हमने घड़ी निकाल ली, दूसरे देशों से बेहतर तुलना में निकाल ली, तो क्या हम उनकी बातों पर यकीन करें, कांग्रेस की बातों पर यकीन करें, जो हालात दिख रहे हैं उस पर यकीन करें? जनता करे क्या सर? जनता तो जब संकट गहराता है तो स्वविवेक से अपना निर्णय लेती है, और उसी के कारण कई बार हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और जहाँ तक आपने रूस की बात करी, तो निश्चित तौर पर हर कोई अपना हाथ ऊपर रखना चाहता है। सप्लाई कम ज़्यादा नहीं होगी तो दाम में कुछ न कुछ बढ़ोतरी घटोतरी होगी। तो ये तो सब विश्व स्तर पर दबाव की राजनीति हर कोई कर रहा है, और भारत सब तरफ से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी अमेरिका की माने, कभी रूस की माने, कभी ईरान की माने, तो ये खेल तो चल ही रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जनता अपने हिसाब से, चूंकि एकदम से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हुई है, तो जनता को लग रहा है कि हो सकता है 4 दिन बाद घरेलू इस पे भी संकट आ जाए, पेट्रोल पे भी संकट आ जाए, डीजल पे भी संकट आ जाए। तो जनता अपनी स्वविवेक से जो करना चाहती है वो करती है, उसके कारण एकदम से बाजार पर असर आता है और व्यवस्था धराशायी हो जाती है। ठीक है, तो विश्व की परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं पिछले 2-3 महीनों में। भारत सरकार ने बहुत कोशिश की कि हम उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएं। गेस्ट रखिए मेरे सामने, और उम्मीद ये भी हम कर रहे हैं कि वो जो हमने बैलेंस बनाने की कोशिश की थी उस चेक एंड मेट में हमारी जनता जो है उसका हित कहीं प्रभावित नहीं होने देगी मोदी सरकार, ये हमें पूरी उम्मीद है। और भरोसा इसलिए भी है क्योंकि जब अमेरिका ने कहा कि तेल नहीं खरीद रहे हैं, ट्रंप बोल रहे थे कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है, हमने कम किया था लेकिन हम खरीद रहे थे, हमने उसे बंद नहीं किया था, वो हमने बैक डोर एंट्री जो है उस जगह से रखी हुई थी। तो ये कूटनीति भी जाहिर सी बात है कि काम की तो है। हाँ, थोड़ा दाम तो ज्यादा अब चुकाना पड़ेगा, पर ये चीजें सरकार को एक्सेप्ट करके पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई इतनी प्रॉब्लम है, 10% तेल की कमी हो रही है, 20% गैस की कमी हो रही है। अगर ये चीजें ओपन रहेंगी तो इससे अच्छी चीजें ये होगी कि पैनिक नहीं क्रिएट होगा, लोगों को पता रहेगा। अगर बता दिया जाए कि भाई भोपाल में पर डे 1 लाख सिलेंडर लगते हैं, 80,000 आ रहे हैं, अगर आपको 2 महीने में 1 सिलेंडर यूज कर रहे थे, इसे थोड़ा सा खींच के 2.5 महीने इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, मुश्किल से 15-20 दिन में हम व्यवस्था कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर के स्पष्टीकरण आता रहेगा और दूसरा कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो गई, तो मैं मानता हूं कि यह संकट बड़ा नहीं है। लेकिन इसे मिसहैंडल कर लिया तो फिर जनता पर भारी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सचिन सक्सेना जी, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, प्रवीण खारीवाल जी, विवेक साहू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।